हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली आपको 8 बजे रात को स्ट्रैटेजी की जो वीडियो है अपलोड की जाती है। तो आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो अगर ये देखिए, आपको अगर जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा तो कृपया करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, पहला क्वेश्चन है आपका। तो मीनाक्षी मंदिर जो है आपके मदुरई में स्थित है। ठीक है, मदुरई में। ठीक, तो विकल्प में जो आपका ये है विकल्प, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। अब अगले नंबर में क्वेश्चन दूसरे हो जाएगा। अरे, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो क्या कहलाते थे। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, तो विकल्प में जो आपका बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे। चलिए, अब अगला है तीसरे नंबर के क्वेश्चन में कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो आपके जयदेव हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। गीत गोविंद, ठीक है, जयदेव से संबंधित है यह पुस्तक। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो आपके विकल्प में जो सी विकल्प दिया हुआ है जयदेव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो आपका चौथे नंबर के क्वेश्चन में है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, अकबर के शासनकाल में, ठीक है, यानी 1556 से 1605-6 तक इनका शासनकाल था। ठीक है, तो इसके बीच में अकबर ने जो राज किया वो बहुत ही उसमें कई सुधार किए, बहुत ही काम किया, बहुत ही युद्धों को लड़ा इसमें। ठीक है, तो अकबर जो था ये हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, इसका हुमायूं का 1542 में इसका जन्म हुआ था अकबर का। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व का जो सुधार के लिए कौन उत्तरदायी है, तो भू राजस्व की व्यवस्था को जो है राजा टोडरमल देखते थे। ठीक है, तो ये जो राजा टोडरमल है, इस सही उत्तर हो जाएगा कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल जो है उत्तरदायी थे और ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, तो विकल्प जो डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाँचवें नंबर का, कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे तो 1773 में ये पारित किया गया था। ठीक है, एक रेगुलेटिंग एक्ट होता है, ठीक है, और एक होता है रॉलेट एक्ट जो 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन मत करिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित किया गया था और रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था, जिसे काला कानून कहा गया था 1919 वाले रॉलेट एक्ट को। ठीक है, और ये रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 वाला, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिला सदस्यों की जो संख्या थी 15 थी। ठीक है, जो है आपके भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी कितनी थी, 15 थी। ठीक है, तो विकल्प में जो आपका वी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में है 7 नंबर का, कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय प्रारूप संविधान में जो प्रारूप समिति यानी मसौदा जो समिति है इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, अंबेडकर जी थे ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता भी बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में शुमार है ये। ठीक है, इनका भाई बहुत ही सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम किए कि ये सम्मान के हकदार हैं। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग जो देख रहे हैं समाज में छुआछूत समाप्त हो चुका है और महिलाओं के प्रति और महिलाओं को जो आगे बढ़ने का एक प्रकार का दिशा निर्देश मिला वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ही मिला था। तो सबको मतलब बाबा अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत ही सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया काम किया इन्होंने। तो अगले क्वेश्चन में है आपका 8वें नंबर में कि प्रथम लोकसभा जो है इसका गठन कब हुआ था, यानी प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ। तो ये गठन हुआ था 1952 में। ठीक है, 1952 में भी आपका आम चुनाव हुआ था और इसी समय प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। तो 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
9वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे मित्रों कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की यहाँ पे अगर जो बात करेंगे तो इसकी जो गठन है इसका 1992 में किया गया था। तो विकल्प ए में जो दिख रहा है इसका विकल्प ए सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है 1992 में इसका गठन किया गया था। चलिए अब 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो मित्रों राष्ट्रीय विकास जो परिषद है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1952 में। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक बिल्कुल देखिएगा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 सॉरी 92 नहीं 52 1952। अब अगले क्वेश्चन में है 11 नंबर का कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है कौन करता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ये भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो विकल्प में जो आपका सी विकल्प है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 12 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन कब हुआ था। अभी देखिए SSC-MTS में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारीय आयोग का जो गठन है 1983 को किया गया था। ठीक है, तो 1983 में सरकारीय आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य के संबंध पर विचार करने के लिए। अगला है 13 नंबर का, फीफा का जो संबंध है किस खेल की गतिविधि से है। तो ये फीफा जो संस्था है फुटबॉल के लिए संबंधित है। ठीक है, जैसे आपका ICC क्रिकेट के लिए संबंधित है वैसे ही आपका जो फीफा है फुटबॉल के प्रति इससे संबंधित है। ठीक है, यही फुटबॉल का मैच कराता है, फीफा जो संस्था है इसके द्वारा फुटबॉल का मैच कराया जाता है। ठीक है, तो विकल्प में जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि फाइन लेग, गली और मिड विकेट किस खेल की संबंधित ये बोला जाता है उसमें या किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो फाइन लेग, गली और मिड विकेट जो है ये क्रिकेट खेल से संबंधित शब्दावली है। ठीक है, ये शब्दावली है क्रिकेट की जो शब्दावलियाँ होती हैं उनमें से है फाइन लेग, गली और मिड विकेट, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में है 15 नंबर का कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो मित्रों रोवर्स जो कप है यह आपके फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये ट्रॉफियों से संबंधित क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके एग्जामों में, तो ध्यान दीजिएगा कि रोवर्स कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। आगे की कड़ी में क्वेश्चन है, पैरा एथलीट जो दीपा मलिक हैं किस खेल से संबंधित है। तो पैरा एथलीट जो दीपा मलिक हैं यह आपके गोला फेंक गेम से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो गोला फेंक से संबंधित है पैरा एथलीट दीपा मलिक। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू नामक जो त्यौहार है ये आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, जल्लीकट्टू बहुत ही फेमस एक त्यौहार मनाया जाता है इस तमिलनाडु में, बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो जल्लीकट्टू नामक जो त्यौहार है वो आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है। चलिए अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखें कि बाबा गरिया पूजा कहाँ मनाया जाता है। तो बाबा गरिया पूजा जो है यह आपके त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर का। तो 19 नंबर के क्वेश्चन में है कि मोढरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मोढरा का जो सूर्य मंदिर है ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी भी स्थित है नर्मदा नदी के तट पे, वो भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से समर्पित मूर्ति है, अब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 20 नंबर के क्वेश्चन में है कि पंडित रविशंकर का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित रविशंकर का जो संबंध है वह आपके सरोद से है। ठीक है, सरोद एक प्रकार का वाद्य यंत्र है और इससे पंडित रविशंकर जो है इनका संबंध है। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे और मेहनत दुगनी तिगनी होती जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।